नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे कंप्यूटर का प्रैक्टिस नंबर 1, जो कि यूपी ट्रिपल एस की हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो देखते हैं किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो यूपीआई करने के लिए हमें वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर बी है लाभार्थी का बैंक खाता और आईएफएससी कोड, इसकी भी ज़रूरत होती है। फिर है स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसकी भी ज़रूरत होती है। ठीक है। और यूपीआई पिन, तो इसकी भी ज़रूरत होती है। ठीक है। तो इन चारों चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें यूपीआई ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चलिए इसके बारे में वो देखते हैं। यूपीआई एप्लीकेशन जैसे फ़ोन पे, गूगल पे को ध्यान से खोलकर देखें। उसमें क्या होगा, बैंकिंग ट्रांसफ़र मोड के अंतर्गत बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड दर्ज करके सीधे पैसे भेजने का विकल्प भी मौजूद रहता है। ठीक है। तो पैसे भेजने के लिए इन सभी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं एनपीसीआई के प्रमुख उत्पाद जो सीधे एग्जाम में दिखेंगे आप। ठीक है। तो एनपीसीआई द्वारा ये सारे वो चलाए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं यूपीआई भीम ऐप। इसके द्वारा क्या करते हैं हम, तत्काल फंड ट्रांसफर की व्यवस्था करता है। फिर है रुपे कार्ड, तो स्वदेशी डेबिट या क्रेडिट कार्ड का एक नेटवर्क है। क्या, रुपे कार्ड। ठीक है, रुपे कार्ड। फिर है फास्टैग, तो ये फास्टैग क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली। ठीक है, टोल कटता है इससे, जो गाड़ियों का कटता है। ठीक है, फास्टैग द्वारा। फिर आगे देखते हैं, एक है आईएमपीएस, तो इसमें एक तो है 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर है एईपीएस, इसे बोलते हैं आधार आधारित भुगतान प्रणाली, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या करते हैं हम, आधार के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं हम अकाउंट से। फिर है बीबीपीएस, भारत बिल भुगतान प्रणाली, इसके द्वारा हम बिजली, पानी, गैस आदि के बिल भर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे ही आपको याद रखने हैं। एनएसीएच, ये क्या करता है, एक साथ कई लोगों को बल्क पेमेंट ऑटो डेबिट करने का सिस्टम है ये। आगे देखेंगे ई रुपी, तो यह करता है डिजिटल वाउचर आधारित कैशलेस भुगतान प्रणाली है एक तरह की। फिर है एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, भारत के सभी एटीएम को जोड़ने वाला सबसे बड़ा नेटवर्क है। क्या है, एनएफएस। सीटीएस मतलब चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज आधारित चेक क्लियरिंग सिस्टम है जो कि, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। ठीक है, इनमें से एग्जाम में जरूर मिलेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकियों के साथ सुमेलित नहीं है। तो जॉन वन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर ए है, जॉन वन न्यूमैन ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाया था। ठीक है, सही है ये। फिर है एलन ट्यूरिंग, तो इन्होंने डीबीएमएस को बनाया था, गलत है। फिर जैक किल्वी, तो जैक किल्वी ने आईसी बनाई थी। ठीक है, जो आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, वो किसने बनाई थी, जैक किल्वी ने। अगला क्वेश्चन, अगला वो ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली, तो टिम बर्नर्स ली ने डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब को विकसित किया था। ठीक है। तो व्याख्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत सुमेलित है। तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट दिया था, जबकि डीबीएमएस रिलेशनल मॉडल के विकास का श्रेय किसको जाता है, ईएफ कोड साहब को जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी व्याख्या भी दी गई है एग्जाम क्वेश्चन के नीचे, तो इसको आप जरूर पढ़ना है। अब देखेंगे कंप्यूटर क्षेत्र के गॉड फादर और जनक, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। जॉन मैकार्थी, तो इन्हें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शब्द के निर्माता और जनक के रूप में जानते हैं। फिर है जेफरी हिंटन। ठीक है, तो जेफरी हिंटन डीप लर्निंग के गॉड फादर कहे जाते हैं।
केविन एस्टन, तो इन्हें हम IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द के लिए जाने जाते हैं। डग लेनी, डग लेनी बिग डेटा के जो 3 V's है ना, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी की अवधारणा दी थी इन्होंने। ठीक है, याद रखने आपके सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट। डग कटिंग और माइक कैफरेला, अपाचे हडूप के निर्माता कौन है? तो वो है, सॉरी, डग कटिंग और माइकल कैफरेला किसके निर्माता है? अपाचे हडूप के। फिर है जॉन मैसी, तो जॉन मैसी बिग डेटा शब्द को लोकप्रिय बनाने वाले वैज्ञानिक हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है मिलान में पूछ ले जाते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ की लाइनों के बीच की दूरी को नियंत्रित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो कोई डॉक्यूमेंट है उसका जो पैराग्राफ है उसमें जो लाइन है उसको नियंत्रित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वो करते हैं लाइन स्पेसिंग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स देखेंगे। तो अलाइनमेंट, जो अलाइनमेंट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, इससे क्या है, जो हमारा पैराग्राफ जो पेज है उसमें जो है जो शब्द है वो लेफ्ट से शुरू होंगे, और इसकी जो शॉर्टकट की हो जाती है वो हो जाती है Ctrl+L। ठीक है, पूछा जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की। अब राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+R, और सेंट्रल अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+E। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो है Ctrl+E है। ठीक है, बच्चे सोचते हैं Ctrl+C होगी, तो ऐसा नहीं। फिर है जस्टिफाई, तो जस्टिफाई के Ctrl+J। ठीक है, तो याद रखिए आपको चारों प्रकार के अलाइनमेंट। ठीक है, जो जैसे हमारी ये PDF है, ये कौन से अलाइनमेंट में आएगी? तो ये आएगी सेंट्रल अलाइनमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है पोर्ट्रेट जो लंबवत होता है, और एक होता है लैंडस्केप जो क्षैतिज होता है। ठीक है, तो पोर्ट्रेट तो ऐसा होता है खड़ा हुआ, और लैंडस्केप होगा ऐसे लेटा हुआ। ठीक है, तो लैंडस्केप लेटा हुआ और पोर्ट्रेट खड़ा हुआ। ठीक है, याद रखना है। फिर है एक ऑप्शन गटर मार्जिन, तो यह वह मार्जिन क्षेत्र है जो डॉक्यूमेंट की बुक बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है। 10 बार एग्जाम में आया हुआ है कम से कम। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट। बुक बाइंडिंग मतलब जैसे कि ये हमारी PDF है, तो जो इतना ये है, ये जो स्पेस है इसे हम गटर बाइंडिंग कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसे जो बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है जिससे कि हमारा जो लिखा हुआ है वो इसमें नहीं आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ईमेल, सॉरी इंटर, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहेगा। ईमेल सेवा का सबसे प्रोटोकॉल से मिलान करिए। ठीक है, तो ईमेल सेवा का उसके प्रोटोकॉल से मिलान करना है, इसमें कौन कौन सा सही है। तो ईमेल, ईमेल में कौन से प्रोटोकॉल का यूज होता है? तो वो होता है SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सीधे सीधे आंसर दे हुए हैं इसमें। न्यूज ग्रुप NNTP। ठीक है, तो न्यूज ग्रुप के लिए NNTP का यूज किया जाता है। फिर इंटरनेट टेलीफोनी, इसके लिए जो होता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज। ठीक है, चैट सिस्टम, जो चैट सिस्टम के लिए IRC का यूज करते हैं, इंटरनेट रिले चैट का। ठीक है, तो सारे ही जो इंपॉर्टेंट है सारे वर्ड, इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। ईमेल का आविष्कार वो कौन थे? रे टॉमलिंसन थे, इन्होंने 1971 में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, अभी हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन उसमें जो फैक्ट पढ़े हैं कम से कम हमने पढ़े हैं 30 से 40 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है जिसके सोर्स कोड को कोई भी देख और बदल सकता है? तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो होता है लाइनक्स। ठीक है, ये एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। याद रखें, विंडो और मैक OS कोल्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि लाइनक्स 1991 में विकसित किया गया था। ये पूरी तरह से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कैसा है? तो बहुत बार आया है लाइनक्स भी, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
चयनित टेक्स्ट के केस को शीघ्रता से अपर केस में बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, तो वो है Ctrl+F3। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो लोअर केस होता है उसको अपर केस में बदलते हैं। जैसे कि ए लिखा हुआ है शॉर्ट उसमें लोअर केस में, इसे हम अपर केस में बदल देते हैं। ठीक है, तो Shift+F3 के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। चेंज केस का विकल्प चालू करता है जिसके माध्यम से केस बदले जा सकते हैं, जबकि Ctrl+Shift+D का उपयोग डबल अंडरलाइन करने के लिए हुआ होता है। ठीक, याद रखना है। अब देखेंगे एग्जामिनर को फंसाने वाले विशेष एडवांस शॉर्टकट कुंजी है। तो एग्जामिनर जो है फंसाता है इसमें। फुट नोट इंसर्ट करना, तो Alt+Ctrl+F, इसके द्वारा हम फुट नोट को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब और देखते हैं, तो शॉर्टकट सी एग्जाम में जरूर आती है। फिर एंड नोट इंसर्ट करना, तो वह Alt+Ctrl+D। मार्क एंट्री इंडेक्स हेतु, तो ये होती है Alt+Shift+X। मार्क सिटेशन, तो ये लेखपाल परीक्षा में पूछा गया है, इसकी होती है शॉर्टकट की Alt+Shift+I। वर्ड काउंट, संवाद बॉक्स खोलना, ठीक है, तो ये होती है Ctrl+Shift+G। न्यू कमेंट जोड़ने के लिए Ctrl+Alt+M का यूज करते हैं। ट्रैक चेंजेस ऑन ऑफ करने के लिए Ctrl+Shift+E का यूज करते हैं। ठीक है, फिर विंडो स्प्लिट करना है, हटाना, तो इसके लिए Alt+Ctrl+H का यूज करेंगे। फिर क्लियर फॉर्मेटिंग हटाने के लिए Ctrl+स्पेस बार का यूज करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है सारी शॉर्टकट की, याद रखनी है आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। उपयोगकर्ता से संबंधित डाटा संग्रहित करता है और जीएसएम मोबाइल संचार के लिए प्रासंगिक है, तो कौन सा है? तो होता है सिम कार्ड। सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, होता है जो यूजर का डेटा और नेटवर्क ऑथेंटिकेशन कुंजी स्टोर रखता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? तो ये लेखपाल परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो वो पाया जाता है डेटा टैब में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा टैब के महत्वपूर्ण ग्रुप्स और कमांड देखेंगे, तो डेटा टैब में होता है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, मतलब कि बाहरी स्रोतों से डेटा आयात करने के लिए। क्वेरीज एंड कनेक्शंस, यहीं पर एडिट, लिंक्स, रेफर्स ऑल एंड कनेक्शंस कमांड मिलते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा को छांटने और फिल्टर करने के लिए होता है। डेटा टूल, इसके अंदर होता है फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन और कॉन्सोलिडेट्स। ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं, तो याद रखने आपको, इंपॉर्टेंट है, आपके हो सकता है इनसे क्वेश्चन बने। और ये भी होते हैं इसमें फॉरकास्ट, व्हाट इफ एनालिसिस कमांड इसी में होती है। ठीक है, गोल सीक, सिनेरियोज मैनेजर, और एक होता है आउटलाइनर जिसमें ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल की सुविधा होती है। ठीक है, तो याद रखना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत भारत में ही असेंबल किया गया पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था जिसे IIT BHU में स्थापित किया गया है? तो वो था परम शिवाय। वर्तमान समय में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है जिसे CDEC पुणे में स्थापित किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। MS वर्ड में टेक्स्ट के नीचे दिखाई देने वाली लाल घुमावदार रेखा किस प्रकार की त्रुटि को दर्शाती है? जो लाल घुमावदार रेखा होती है वो स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग त्रुटि को दर्शाती है। ठीक है, तो याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो G फॉर ग्रामर, तो जो ग्रीन होगी, ग्रीन लाइन, वो ग्रामर की जो मिस्टेक है उसको दिखाती है। फिर S फॉर स्पेलिंग, मतलब कि R फॉर रेड लाइन, तो जो रेड लाइन है वो स्पेलिंग को दर्शाती है, स्पेलिंग एरर को। फिर कॉन्सेप्चुअल एरर, संदर्भ त्रुटि, तो ब्लू लाइन से जो कॉन्सेप्चुअल एरर होती है उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ठीक है, तो कौन सी घटना घटी थी? IBM PC लॉन्च किया गया था, IBM PC। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? तो गलत कौन सा है देखते हैं। रेफर्स टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, ठीक है। लेआउट टैब में हाइफेंशन होता है। इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक होता है, जबकि मेलिंग टैब में मैनेजिंग सोर्स नहीं होता, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा। मैनेजर सोर्स कमांड मुख्य रूप से रेफरेंस टैब के स्टाइलेशन ग्रुप का हिस्सा है। हालांकि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में यह मेलिंग से जुड़ा है, पर एग्जामिनर ने इसे पूर्णतः त्रुटिपूर्ण माना था, ठीक है। मतलब कि एग्जामिनर ने इसे ही गलत माना है, ऑप्शन नंबर डी को। तो याद रखना है आपको, मेलिंग टैब जो है मैनेजिंग सोर्स से नहीं जुड़ा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी एक्सेस सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्ट के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है, जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सकता है? तो कौन सा टैब है वो है डेटा वैलिडेशन। उदाहरण के लिए, यदि किसी फॉर्म सेल में आयु की सीमा 21 से 40 वर्ष तय करनी हो है तो यहाँ डेटा वैलिडेशन का नियम लगाया जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, कंप्यूटर सिस्टम चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यही कहलाती है बूटिंग, ठीक है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो अब देखेंगे बूटिंग के प्रकार। तो बूटिंग दो प्रकार की होती है बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। तो कंप्यूटर को बंद अवस्था से पहली बार स्विच ऑन करने पर जो स्टार्ट होता है कंप्यूटर, उसे हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग, ठीक है। और वार्म बूटिंग पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, ठीक है, जो पहले से चल रहा है उसे कहते हैं वार्म बूटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्थानीय नेटवर्क लैन में जुड़े कंप्यूटर के भौतिक हार्डवेयर एड्रेसेस को क्या कहते हैं, जो निर्माण के समय ही नेटवर्क कार्ड पर स्थायी रूप से दर्ज होता है? तो वो उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैक एड्रेस, ठीक है। तो निर्माण के समय जब कंप्यूटर बनाया जाता है, जब ही इसको बनाया जाता है मैक एड्रेस को, ठीक है। मैक एड्रेस का आकार 48 बिट्स होता है। इसे निर्माता कंपनी कार्ड पर हार्ड कोर करती है और यह हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, जबकि आईपी एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अस्थायी तौर पर नेटवर्क पहचान हेतु दिया जाता है, ठीक है। तो ये मैक एड्रेस होता है, एक ही होता है और हर कंप्यूटर का यूनिक होता है, अलग होता है, ठीक है, याद रखना। अब आगे देखते हैं IPv4 और IPv6, ठीक है। बहुत बार आया है क्वेश्चन, हर एग्जाम में आ रहा है। तो IPv4 32 बिट्स का होता है और IPv6 होता है 128 बिट्स का। फिर है फॉर्मेटिंग। तो IPv4 में न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग होती है और डॉट्स द्वारा अलग होता है, जबकि जो IPv6 है इसमें अल्फा न्यूमेरिक होती है, इसको कॉलन द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो अंतर याद रखना आपको, इसको डॉट द्वारा और इसको कॉलन द्वारा, ठीक है। क्षमता या सीमा देखेंगे तो 4.3 बिलियन एड्रेसेस की क्षमता होती है इसमें, जो कि सीमित है, और IPv6 में असीमित एड्रेस स्पेस की क्षमता होती है। चलिए आगे देखेंगे, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड जो नेफ्ट सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है, वह क्या है? ये होता है IFSC कोड, ठीक है। इसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों होते हैं, ठीक है। IFSC कोड 11 कैरेक्टर का होता है। प्रथम 4 अंक बैंक का नाम, 5वां अक्षर हमेशा 0 होता है, भविष्य के उपयोग के लिए होता है जो, और अंतिम 6 अंक शाखा कोड बताते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इंपोर्टेंट। MICR कोड 9 अंक का होता है और चेक क्लियरिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। एक होता है स्विफ्ट कोड, तो 8 या 11 कैरेक्टर का होता है और अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन हेतु इसकी जरूरत पड़ती है। फिर है CVV नंबर, ये 3 अंक का होता है और ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के पीछे होता है, देखा होगा आपने। MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ये 7 अंक का कोड होता है, MMID कोड। फिर है पैन कार्ड नंबर, तो ये होता है 10 कैरेक्टर का, जो कि अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR क्या रखता है? तो ये मेमोरी में
संग्रहित होने वाला या पुनः प्राप्त किया जा रहा डेटा मान को रखता है। ठीक, याद रखें अगले निर्देश का पता रखने का कार्य कौन करता है? प्रोग्राम काउंटर पीसी का होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? तो लिब्रे ऑफिस के लिए कौन सा डिफ़ॉल्ट है? वो है .odt। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। लिब्रे ऑफिस वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को देखेंगे तो इसका होता है .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। फिर लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन तो इसका होता है ODP, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। बिग डेटा और डेटा साइंस के अंतर्गत पुराने ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करके भविष्य में होने वाली घटनाएं या ट्रेंड्स का अनुमान लगाने की तकनीक क्या है? तो ये होती है प्रेडिक्ट एनालिटिक्स। ठीक है, प्रेडिक्ट करना मतलब कि भविष्यवाणी जो करते हैं एक तरह। और चलिए देखते हैं, अब देखो अंतर समझेंगे इन तीनों चीज़ों में। एक होता है डिस्क्रिप्टिव, तो इतिहास में क्या हुआ था यह बताने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। फिर होता है प्रेडिक्टिव, भविष्य में क्या होने की संभावना है, प्रेडिक्ट लगाना, प्रिडिक्शन लगाना। फिर है प्रिस्क्रिप्टिव, हमें आगे क्या करना चाहिए इसका सुझाव देता है। आगे देखेंगे, ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए प्राय किस तकनीक का उपयोग किया जाता है ई गवर्नेंस में? ठीक है, तो होता है डिजिटल सिग्नेचर का यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही सुमेलित कीजिए हार्डवेयर और उनकी विशेषता से इनको सही मिलान करना है। तो CPU रजिस्टर प्रोसेसर के भीतर तीव्रतम मेमोरी क्षेत्र होता है। तो ये सामने सामने आंसर सही दिए गए। ऑप्टिकल माउस प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED तकनीक पर आधारित होता है। फिर इंकजेट प्रिंटर, ये बारीक स्याही की बूंदों का छिड़काव करने वाला प्रिंटर है। प्लॉटर बड़े बैनर और इंजीनियरिंग नक्शे प्रिंट करने वाला यंत्र है। तो इसका सही विकल्प ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो ये PYQ में पूछा गया है। तो IP डेटा को पैकेट्स में विभाजित करना और उन्हें गंतव्य तक पहुंचाना इसका कार्य होता है IP का। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड में विंडो को स्प्लिट करने और स्प्लिट व्यू को हटाने की शॉर्टकट की क्या है? तो होती है Alt+Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर संचालित होता है? तो कौन सा होता है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। भारत में डिजिटल वित्तीय संसाधनों और उन्हें प्रबंधित करने वाली संस्था के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो UPI NPCI के द्वारा संचालित होता है और AEPS ये UIDI के द्वारा संचालित नहीं होता। फिर है IMPS NPCI के द्वारा होता है, NEFT RBI के द्वारा होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे इसकी व्याख्या। AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को भी NPCI प्रबंधित करता है, ना कि UIDAI। केवल आधार नंबर जारी करने वाली संस्था है UIDAI। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे। विश्लेषण के लिए कच्चे डेटा रॉ डेटा को साफ और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया था, हो बहु ऐसा ही क्वेश्चन। तो वो कहलाता है डेटा रेलिंग। ठीक है, सॉरी, डेटा रैगलिंग कहलाता है या डेटा क्लीनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी ड्राइव प्लेट्स नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? तो कौन सी होती है? वो होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बिग पर्यवेक्षण अधिगम, ठीक है, मतलब कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण है? तो होता है के मीन्स क्लस्टरिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैकर्स द्वारा डेटा पैकेट चुराने वाली स्पिनिंग तकनीक को रोकने के लिए किस सुरक्षा का उपयोग किया जाता है? तो होते इनक्रिप्शन। ठीक है, इनक्रिप्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आधुनिक टैबलेट और स्मार्टफोन की स्क्रीन में उपयोग की जाने वाली मुख्य डिस्प्ले तकनीक कौन सी है जिसमें प्रत्येक पिक्सल अपनी रोशनी खुद उत्पन्न करते हैं? तो वो कौन सी होती है? वो होती है ओलेड। ठीक है, ओलेड या एमोलेड डिस्प्ले। ठीक है, जो कि वर्तमान में टैबलेट स्मार्टफोन में यूज की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकासकर्ताओं के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अजय भट्ट, इन्होंने यूएसबी को बनाया था। ठीक है, डॉक्टर फूजियो मासुका, इसने फ्लैश मेमोरी बनाई, ये भी ठीक है। और विंट सर्फ और बॉब काह ने क्या बनाया था? टीसीपी आईपी बनाया था, ये भी ठीक है। एलन ट्यूरिंग, तो एलन ट्यूरिंग ने ब्लूटूथ को नहीं बनाया, ठीक है, गलत है। तो ब्लूटूथ का विकास किसने किया था? जाप हार्टसेन द्वारा किया गया था। ठीक है, ट्यूरिंग द्वारा नहीं, तो आपको याद रखना है फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एआई की वह शाखा जो कंप्यूटर को डिजिटल तस्वीरों या वीडियो से विजुअल जानकारी समझाने की क्षमता प्रदान करती है, क्या कहलाती है? तो कहलाती है कंप्यूटर विजन। इंपोर्टेंट। ईमेल की द्वितीय प्राप्तकर्ता सेकेंडरी रिसिप्टेंट की ईमेल आईडी किस फील्ड में दर्ज की जाती है? तो वो की जाती है सीसी में। ठीक है, कार्बन कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कंप्यूटिंग में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा लाइनेक्स। ठीक है, ये एक प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 35 कोर टू डोर, ठीक है, का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सभी साथी इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, कंप्यूटर के दिमाग का एक प्रकार होता है कोर टू डोर डुओ। ठीक है, तो इसका आपको कमेंट में देना उत्तर। तो यहाँ पे हमारे नोट समाप्त होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेहतरीन रिवीजन के लिए जुड़े रहें। पीडीएफ और मास्टर नोट्स के लिए स्कैन करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता हमारा संकल्प।